Okay, let's go. अक्सर हम लोग को कंप्यूटर यूज करते टाइम बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। वो कंफ्यूजन क्यों होते हैं, क्या आपको पता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने उसको बेसिक से नहीं पढ़ा है। लेकिन एक बात बताइए, अगर आपने बेसिक नहीं पढ़ा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं पढ़ा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस नहीं पढ़ा, या फिर कंप्यूटर के टाइप्स नहीं पढ़ा, इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ा, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, ये सारी चीजें आपने नहीं पढ़ा, तो क्या आपको लगता है कि कंप्यूटर यूज करना इतना आसान रहेगा? अच्छा, हमको सिखा रिया है। नहीं रहेगा। इसलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, जिसमें आपके ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर होंगे। लाइक डेफिनेशन हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, हिस्ट्री हो गया, जनरेशन हो गया, कैरेक्टरिस्टिक हो गया, सीपीयू हो गया, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गया, मेमोरी हो गया एंड ऑल। हर एक टॉपिक को अच्छे से समझाया है और इसमें कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। फिलहाल अगर कंफ्यूजन रह जाता है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स तो है ही। कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट करके बताइए कि ये टॉपिक समझ में नहीं आया है, मैं आपको अलग से वो टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद सिद्धांत पर। पिछले वीडियो में हमने एक रोड मैप डिस्कस किया था, जिसमें मैंने बताया था कि हम C++ और DSA स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। लेकिन कोडिंग शुरू करने से पहले हमें एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना होगा, इसलिए आज से हम शुरू कर रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर की। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कंप्यूटर केवल मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस का कॉम्बिनेशन नहीं है। इसे ही कंप्यूटर नहीं कहते। कंप्यूटर वो हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इनपुट किए गए डाटा पर प्रोसेस करके आपको एक मीनिंगफुल आउटपुट देता हो। जैसे कि पेट्रोल पंप पर लगी हुई मशीन, आपको कितने का पेट्रोल डलाना है आप उसमें इनपुट करवाते हैं। जो भी वहां पर खड़ा होता है वो क्या करता है, मशीन के अंदर उतना अमाउंट इनपुट करता है जितने का आपको पेट्रोल डलाना है। मशीन कैलकुलेट करती है और आपको आउटपुट के रूप में पेट्रोल देती है। आप अपने व्हीकल में पेट्रोल डलवा पाते हैं। तो वो भी एक कंप्यूटर ही है। कंप्यूटर केवल इसे ही नहीं कहते हम, वो भी एक कंप्यूटर है। ऐसे बहुत सारी मशीन होती है अलग अलग जगह पर, उन्हें भी कंप्यूटर कहा जाता है। तो इसलिए कंप्यूटर की डेफिनेशन यह बनती है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को प्रोसेस करने, स्टोर करने और रिट्राइव करने के लिए यूज होता है। ये इनपुट डेटा को प्रोसेस करके मीनिंगफुल आउटपुट यानी इंफॉर्मेशन जनरेट करता है। जब भी कंप्यूटर को इनपुट दिया जाता है ना, तो उस पर प्रोसेस करके एक ऐसा आउटपुट देता है जिसे आप इजिली समझ पाए। देखो, आपके पास जो भी कंप्यूटर है उसमें आप अगर गेम खेलना चाहते हैं तो आप गेम को प्ले करते हैं। मशीन क्या करती है, उस गेम पर प्रोसेस करती है डेटा को और आपको आउटपुट के रूप में क्या दिखाती है, गेम दिखाती है। तो कंप्यूटर की यहाँ पर एक फुल फॉर्म भी बनती है। आपको इंटरनेट पर ये फुल फॉर्म मिल जाएगी। काफी जगह इंटरव्यू वगैरह में भी इस फुल फॉर्म को पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जो सबसे पहले सी होता है ना, उसका मतलब होता है कॉमन, ओ का मतलब होता है ऑपरेटिंग, एम का मतलब होता है मशीन, पी के लिए आप पर्पजली या पर्टिकुलरली यूज कर सकते हैं, यू का मतलब यूज्ड फॉर होता है, टी का मतलब टेक्नोलॉजिकल होता है, ई का मतलब एजुकेशनल होता है और आर फॉर रिसर्च होता है। अगर इनको आपस में मिलाकर बोला जाए तो ऐसे बोलते हैं, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली या पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एजुकेशनल रिसर्च। ये कंप्यूटर की फुल फॉर्म हुई, तो इसे आप याद रखना। यहाँ पर देखिए मैंने एक डेफिनेशन और लिख रखी है। ये एक प्रोग्रामेबल मशीन है जो कि इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके काम करती है। कंप्यूटर क्या अपने आप थोड़ी काम करता है, जब आप उसको इंस्ट्रक्शन देते हो, ये बताते हो कि करना क्या है, तभी कंप्यूटर काम करता है। अब अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स की, तो यहाँ पर देखो कंप्यूटर्स को उनकी साइज, फंक्शनैलिटी और पर्पस के आधार पर अलग अलग कैटेगरी में हमने डिवाइड कर रखा है और मैंने सब चीजें नीचे आपको एक्सप्लेन कर रखी है डिटेल में। तो सबसे पहले हम बात करें क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज, यानी कंप्यूटर की साइज के आधार पर क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले बात की जाती है यहाँ पर माइक्रो कंप्यूटर की। अब माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं, ये आपके वही पर्सनल कंप्यूटर जिन्हें आप रात दिन यूज कर रहे हैं, वही माइक्रो कंप्यूटर हैं। ये छोटे और अफोर्डेबल कंप्यूटर होते हैं जो कि एक सिंगल यूजर के लिए डिजाइन किए होते हैं। अगर एग्जांपल की मैं बात करूँ तो आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन्स, ये सब क्या है, माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। इसे आप पर्सनल कंप्यूटर की कैटेगरी में भी रख सकते हैं। अब डेस्कटॉप कंप्यूटर कौन सा, जिसे आप डेस्क पे रखकर चलाते हो। जो भी कंप्यूटर आपको देखो यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये डेस्कटॉप कंप्यूटर है क्योंकि इसे हम डेस्क पे रखकर चलाते हैं। लैपटॉप, लैप मतलब होता है गोद और टॉप मतलब ऊपर रख के चलाए जाने वाला कंप्यूटर, तो लैपटॉप को इसलिए लैपटॉप। इसके बाद टैबलेट जो हाथ में रखकर आप चलाते हो, इसे पाम टॉप कंप्यूटर भी कहा जाता है। इसके बाद स्मार्टफोन, ये भी पाम टॉप की कैटेगरी में आते हैं। पाम मतलब हथेली, हाथ में रखकर चलाए जाने वाला कंप्यूटर, तो स्मार्टफोन भी क्या है, कंप्यूटर ही है आपका।
ऐसा नहीं कि वो कोई अलग चीज़ है, स्मार्टफोन को भी हम कंप्यूटर में ही रखते हैं क्योंकि उसमें भी डेटा इनपुट होता है और उसके आधार पर एक रिजल्ट जनरेट होता है जो कि मीनिंगफुल होता है। जैसे आपको कॉल लगाना, आपने नंबर डायल करा, डेटा इनपुट हुआ और कॉल लगता है तो एक मीनिंगफुल आउटपुट आपके सामने आता है। ठीक है, यूज़ की अगर बात करें तो होम, ऑफिस वर्क में, गेमिंग में, एजुकेशन में इसका यूज़ किया जाता है, आपको पता है। इसके बाद हम बात करते हैं मिनी कंप्यूटर्स की। देखो ये कंप्यूटर्स मीडियम साइज्ड होते हैं और मल्टीपल यूजर्स के लिए डिज़ाइन किए गए होते हैं। देखो इस तरह के जो कंप्यूटर होते हैं ना, वो लैब कंप्यूटर्स होते हैं, लैब में यूज़ किए जाते हैं। मतलब एक सर्वर से कनेक्ट होते हैं बहुत सारे कंप्यूटर, और जब इन्हें डेटा एक्सेस करना होता है ना तो ये सर्वर से ही करते हैं। और अगर हम इनके यूज़ की बात करें तो इनका यूज़ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, डेटा को प्रोसेस करने और शेयरिंग करने के लिए। इसके बाद आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। देखो साइज़ इनकी थोड़ी बड़ी होती है, लार्ज साइज कंप्यूटर होते हैं ये, जो हाई प्रोसेसिंग पावर प्रोवाइड करते हैं और मल्टीपल यूजर्स को एक साथ सर्व करते हैं। मतलब ये कंप्यूटर डिज़ाइन इसलिए किए जाते हैं कि एक साथ बहुत सारे यूजर इनसे डेटा को एक्सेस कर पाएं। कुल मिलाकर ये सर्वर टाइप के कंप्यूटर होते हैं और इन्हें ऐसी जगह यूज़ किया जाता है जहाँ पर बहुत सारे यूजर एक ही बार में डेटा एक्सेस कर रहे हो, जैसे बैंक्स का अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो बैंक्स के अंदर आप देखना कि जो बैंक्स है ना, उनकी एक ही सिटी में बहुत सारी ब्रांचेज होती है। आप किसी भी ब्रांच पे जाकर अपने अकाउंट की इन्फॉर्मेशन ले सकते हो क्योंकि वो सभी आपस में कनेक्टेड है और एक बार में बहुत सारे यूज़र डेटा को एक्सेस कर रहे होते हैं अलग अलग ब्रांचेस से। तो वहाँ पर ऐसे कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। अगर एग्जांपल की बात करें इस कंप्यूटर की तो IBM Z सीरीज़ जो कंप्यूटर है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर का ही एग्जाम्पल है। आगे मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा इन चीज़ों को। इसके बाद अगर मैं बात करूं सुपर कंप्यूटर की तो देखो सुपर कंप्यूटर क्या होता है। ये दुनिया के सबसे पावरफुल फास्टेस्ट कंप्यूटर होते हैं जो कि ट्रिलियन ऑफ कैलकुलेशन पर सेकंड कर सकते हैं। मतलब इन्हें वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ पर डेटा को बहुत फास्ट एक्सेस करना हो और डेटा बहुत बड़ा हो। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जहाँ पर होगा ना, वहाँ सुपर कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। अब ऐसे कंप्यूटर कहाँ यूज़ होते हैं? वेदर फोरकास्टिंग में। जैसे मौसम अनुसंधान केंद्र है और उन्हें पता करना है कि बारिश कहाँ पर होने वाली है आज, तो वहाँ पर डेटा बहुत ज़्यादा कैलकुलेट करना पड़ता है और फास्ट चाहिए होता है रिजल्ट। पता लगा कि नॉर्मल कंप्यूटर यूज़ हो रहा है, डेटा को जब तक प्रोसेस करेगा जब तक बारिश ही हो गई वहाँ पर, तो वहाँ पर फास्ट कंप्यूटर चाहिए होता है। इसलिए वहाँ पर नॉर्मल कंप्यूटर जो पर्सनल कंप्यूटर होता है ना, वो यूज नहीं किया जाता है, सुपर कंप्यूटर यूज किया जाता है। जैसे भूकंप वगैरह की जानकारी दे दी जाती है कि भूकंप आने वाला है, सुनामी आने वाली है, कोई तूफान आ रहा है, तो वो सब कंप्यूटर से पहले कैलकुलेट किया जाता है कि कहाँ पर आने वाला है, कितना तेज होने वाला है, या भूकंप आने के बाद भी कैलकुलेट करा जाता है कि कितने रिएक्टर पर आया है। तो वो चीज़ इन सुपर कंप्यूटर से ही कैलकुलेट हो पाती है। तो इनका जो यूज़ किया जाता है ना, वो ऐसे कामों के लिए किया जाता है, साइंटिफिक रिसर्च हो गया या स्पेस एक्सप्लोरेशन हो गया, उन चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है। अगर यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन भी बनता है कि इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर का नाम मैं आपको बता रहा हूँ, वो है परम और उसके आगे 10,000। परम 10,000 इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है। अब देखो हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी के बेस्ड पर क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स। एनालॉग कंप्यूटर्स क्या होते हैं? ये एनालॉग डेटा पर काम करते हैं। अब एनालॉग डेटा क्या होता है? सिग्नल्स के रूप में होता है। एनालॉग कंप्यूटर्स कंटिन्यूसली डेटा को प्रोसेस करते हैं, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वोल्टेज आदि। ठीक है, अब जैसे इसका एग्जांपल की अगर हम बात करें तो स्पीडोमीटर में इसका यूज़ किया जाता है, थर्मोमीटर में इसका यूज़ किया जाता है। स्पीडोमीटर आपने देखा होगा, अगर आपके पास बाइक है या कार है तो उसमें लगा होता है। ये रियल टाइम डेटा को कैलकुलेट करके आपको ये बताता है कि आपकी गाड़ी कितनी स्पीड में चल रही है। तो रियल टाइम डेटा पर काम करने के लिए जो कंप्यूटर है वो स्पीडोमीटर। मैंने आपको क्या बताया, हर वो डिवाइस जो इनपुट डेटा पर प्रोसेस करके आपको आउटपुट दे रहा है ना, वो कंप्यूटर ही है। जरूरी नहीं कीबोर्ड माउस मॉनिटर आपको दिखाई दे तभी वो कंप्यूटर है। इसलिए एनालॉग कंप्यूटर में हम इस तरीके के जो डिवाइस होते हैं ना, जो कंटिन्यूसली डेटा को मॉनिटर करते हैं, उन्हें रखते हैं। ठीक है, थर्मामीटर भी आपने देखा होगा, डिजिटल थर्मामीटर। अगर कितना टेम्परेचर है वो कैलकुलेट करके आपको डिस्प्ले में बता देता है, तो वो भी एनालॉग कंप्यूटर ही है। यूज़ की अगर हम बात करें, साइंटिफिक कैलकुलेशन में इसका यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्रियल मेजरमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद डिजिटल कंप्यूटर्स, देखो नाम से पता लग रहा है डिजिटल कंप्यूटर्स। डिजिटल कंप्यूटर्स बाइनरी डेटा के साथ काम करते हैं। अब डिजिटल कंप्यूटर कौन से हो गए? वो आपके कंप्यूटर जिन्हें आप रात दिन यूज़ कर रहे हैं, जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, पीसी, मतलब पर्सनल कंप्यूटर की हम बात कर रहे हैं, जिसे आप हर जगह यूज़ होता हुआ देख रहे हैं, वो डिजिटल कंप्यूटर ही है। ठीक है, एक लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है डेटा को कैलकुलेट करने के लिए, वो होती है बाइनरी लैंग्वेज।
जब हम इनपुट करते हैं डेटा तो वो बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट होके जाता है। और इस टॉपिक को डिटेल में मैंने आगे समझा रखा है और अभी मैं आपको आगे और डिटेल में समझाऊंगा। तो अभी आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो टेंशन मत लेना, आगे मैं आपको बताऊंगा कि बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है। तो जो हमारा कंप्यूटर होता है ना, वो हमसे तो डेटा हमारी लैंग्वेज में लेता है, लेकिन अंदर प्रोसेस करता है अपनी लैंग्वेज में, जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। और जब आउटपुट देता है ना हमें, तो वापस हमें हमारी लैंग्वेज में ही देता है। तो ऐसे कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। और अगर हम यूज की बात करें तो इन कंप्यूटर का यूज जनरल पर्पस के लिए किया जाता है, कैलकुलेशन, ब्राउजिंग, गेमिंग या जहाँ भी एजुकेशन वगैरह के सेक्टर में इन्हीं कंप्यूटर का यूज हो रहा है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ हाइब्रिड कंप्यूटर की, तो हाइब्रिड कंप्यूटर्स एनालॉग और डिजिटल डेटा दोनों को प्रोसेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो ईसीजी मशीन। अब देखो ईसीजी मशीन होती क्या है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ईसीजी मशीन जब किसी को अटैक वगैरह की समस्या होती है, हार्ट वगैरह की, उसको चेकअप करवाना होता है, तब यूज़ में लाई जाती है। ज़्यादातर तो मैंने तभी देखा है इसका यूज़, और कुछ होता हो तो मुझे नहीं पता। बट इस मशीन को जब इंसान के शरीर पर ऐसे लगाया जाता है, इसमें कुछ ऐसे वायर्स होते हैं जिन्हें चिपका दिया जाता है। ये हमारे डेटा को, मतलब हमारे शरीर से जो डेटा निकल रहा है, शरीर से क्या होता है, कुछ तरंगे निकल रही होती है जो मशीन एब्जॉर्ब करती जाती है और उसको मॉनिटर करके हमें रिजल्ट के रूप में दिखा देती है। अब ये जो रिजल्ट आता है ना, इसे डॉक्टर समझ जाते हैं कि एक्चुअल में हार्ट में कोई प्रॉब्लम है या नहीं। अब मैं तो आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकता, बस मुझे पता है कि ईसीजी मशीन डेटा इनपुट हमारी बॉडी से लेती है और उस पर प्रोसेस करके हमें एक आउटपुट देती है, और उस आउटपुट को डॉक्टर समझ जाते हैं कि कोई प्रॉब्लम है या नहीं। ठीक है। हॉस्पिटल मॉनिटरिंग सिस्टम, आपने हॉस्पिटल में मॉनिटर लगे हुए देखे होंगे, सारा आउटपुट दिख रहा होता है कि हार्ट बीट क्या चल रही है, ऑक्सीजन लेवल क्या चल रहा है। तो वहां पर जो कंप्यूटर यूज हो रहा है ना, वो हाइब्रिड कंप्यूटर है। वो एनालॉग डेटा भी दिखा रहा है और डिजिटल डेटा भी दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पर इसे हाइब्रिड कंप्यूटर में रखा गया है। इसका यूज देखो, जैसा कि मैंने बताया ना, मेडिकल के अंदर हो रहा है और साइंटिफिक रिसर्च के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पर्पस, तो जनरल पर्पस कंप्यूटर, देखो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, जो पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर है वो जनरल पर्पस कंप्यूटर में ही आते हैं। ये कंप्यूटर कॉमन टास्क के लिए डिजाइन होते हैं, जैसे टाइपिंग, ब्राउजिंग, गेमिंग और डेटा प्रोसेसिंग के लिए। एग्जाम्पल वही पीसी, पर्सनल कंप्यूटर। इसके बाद स्पेशल पर्पस कंप्यूटर की बात करें तो यह स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिजाइन होते हैं। जैसे कि देखिए एटीएम मशीन, एटीएम मशीन में जाकर आप गेम नहीं खेल सकते, आप टाइपिंग का काम नहीं कर सकते, वहां पर उसको एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया गया है। या तो आप मनी विड्रॉल करोगे या डिपॉजिट करोगे। तो एटीएम मशीन हो गया ना पर्टिकुलर पर्पस वाला कंप्यूटर, तो इन्हें किसी स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं। सैटेलाइट कंट्रोल सिस्टम, वहां पर जो कंप्यूटर यूज में लाए जा रहे हैं वो भी एक स्पेशल टास्क कर रहे हैं, उसका कोई दूसरा काम नहीं है। तो कुल मिलाकर ऐसे कंप्यूटर जो केवल एक पर्टिकुलर टाइप का काम कर रहे हो, स्पेशल पर्पस के लिए बनाए गए हो, वो सब स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। इसके बाद है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डेटा हैंडलिंग। अभी देखिए हो सकता है कि आप इन चीज़ों को ना समझो, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, डिटेल में मैं आगे आपको बताऊंगा जब आप और भी चीज़ों को समझ चुके। अंदर आता है बैच प्रोसेसिंग कंप्यूटर, डेटा को एक ग्रुप में प्रोसेस करते हैं। ये जो कंप्यूटर होते हैं ना, डेटा को ग्रुप में प्रोसेस करते हैं। इसमें आते हैं पेरोल सिस्टम, जैसे किसी कंपनी के अंदर सैलरी को मैनेजमेंट करने वाला सॉफ्टवेयर हो गया, तो वो बैच प्रोसेसिंग कंप्यूटर के अंदर आएगा। अभी कंफ्यूज मत होना, आगे और डिटेल में बताऊंगा। इसके बाद आता है रियल टाइम प्रोसेसिंग कंप्यूटर, ऐसे कंप्यूटर जो कि रियल टाइम पर डेटा को प्रोसेस करके तुरंत आउटपुट दे देते हो, जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। अब वहां पर क्या होता है, बहुत सारे प्लेन एक साथ उड़ रहे हैं, वहां पर डेटा को बहुत फास्ट रियल टाइम में ट्रांसफर करना होता है, तो उस जगह पे जो कंप्यूटर यूज होते हैं ना, वो रियल टाइम प्रोसेसिंग कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं। ऑनलाइन प्रोसेसिंग कंप्यूटर, ऐसे कंप्यूटर जो डेटा को ऑनलाइन प्रोसेस करके ही आउटपुट दे देते हो, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट। अब आप सोच रहे होंगे तो वेबसाइट है, कंप्यूटर कैसे हो गया? नहीं, ये जो वेबसाइट है जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इनके पास बहुत हैवी डेटा है, तो ये किसी कंप्यूटर पर स्टोर है और वहां से नेटवर्क के जरिए हम कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो जब हम कोई चीज सर्च करते हैं ना, तो हाथों हाथ प्रोसेस करके हमें आउटपुट दे देता है। तो ये क्या करते हैं, डेटा को डायरेक्ट प्रोसेस करते हैं जब यूजर इनपुट डेटा करता है। जैसे आपने कोई प्रोडक्ट सर्च करा, प्रोसेस हुआ और आपको रिजल्ट मिल गया। अब देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो कंप्यूटर्स की जो हिस्ट्री है ना, वो ऐसी नहीं है कि डायरेक्ट आप जो कंप्यूटर आज देख रहे हैं वो आपको मिल गया, ऐसा नहीं है। कंप्यूटर डेवलप होते होते बहुत टाइम लगा है। पहले कंप्यूटर कुछ और दिखाई देते थे और आज कुछ और तरीके के दिखाई देते हैं, और भविष्य में हो सकता है और कुछ टाइप का आ जाए। तो इसको पूरे प्रोसेस से मैं आपको समझाता हूं कि कैसे आप जिस कंप्यूटर को आज यूज कर पा रहे हैं वहां तक पहुंचे। तो इसी टॉपिक के अंदर हम जानेंगे कंप्यूटर की कंप्लीट हिस्ट्री। ध्यान से समझना, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आता है अर्ली कैलकुलेशन डिवाइस। यार देखो, जब कंप्यूटर प्रॉपर शेप में नहीं आया था ना, तो उससे पहले भी कैलकुलेट करने के लिए कुछ डिवाइसेस को बनाया गया। तो सबसे पहले बनाया गया था अबेकस, जिसे 2500 BC में बनाया गया था लगभग। तो सबसे पुराना कैलकुलेशन डिवाइस है जो कि बीट्स और रोड्स को यूज करके कैलकुलेशन करता था।
वैसे देखो आजकल भी कई सारे स्कूल में आपको अबेकस अलग से सिखाया जाता है। अभी तो इसका यूज किया जा रहा है फास्ट मैथ्स कैलकुलेशन सिखाने के लिए, बच्चे की मैथ्स अच्छी हो जाती है अगर इसमें भेजा जाता है तो। ये रोड से बीच में और ऐसे कुछ आपको बीट्स दिखाई दे जाएंगे, इन बीट्स से ही कैलकुलेशन फास्ट की जाती है। तो देखो यहाँ भी लिखा हुआ है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इसी से किए जाते थे पहले, तो पुराने टाइम में अबेकस का यूज होता था। इसके बाद आया जो नेक्स्ट कैलकुलेशन करने के लिए डिवाइस है, उसका नाम है पास्कलिन। अब इसको बनाने वाले साइंटिस्ट का नाम था बिलिस पास्कल, ठीक है। इन्होंने मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया जो कि सब्ट्रैक्शन, एडिशन वगैरह करता था। गेयर्स और व्हील्स का इसमें यूज होता था, कुछ गेयर्स थे कुछ व्हील्स थे जिनका यूज करके पता नहीं कैसे कैलकुलेशन करते होंगे। 1642 की बात है ये, तो उस समय कुछ ऐसे कंप्यूटर होते थे जिन्हें कैलकुलेशन करने के लिए यूज में लाया जाता था। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट डिवाइस बनाया गया ना कैलकुलेशन करने के लिए, वो था एनालिटिकल इंजन, और इसको बनाने वाले साइंटिस्ट का नाम था चार्ल्स बेबेज। इन्होंने एक प्रोग्रामेबल मैकेनिकल कंप्यूटर का डिजाइन किया जो कि इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज फीचर्स के साथ आता था। ये ऊपर वाले कंप्यूटर डेटा को स्टोर नहीं कर सकते थे और आउटपुट भी कुछ ऐसा खास नहीं आता था, लेकिन इन्होंने जो बनाया ना इसमें डाटा इनपुट भी होता था, आउटपुट भी आता था और डेटा को स्टोर करके भी रखा जा सकता था, जो कि आज के कंप्यूटर में भी रखा जाता है। इसलिए चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है एग्जाम में कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो नाम इनका याद रखना, चार्ल्स बेबेज। इन्होंने जो फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन। तो कैसे भी पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन कि एनालिटिकल इंजन किसने बनाया, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा बनाया गया, तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। इसलिए इस टॉपिक पर थोड़ा ज्यादा जोर डालना, ध्यान से समझना। आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की पीढ़ियां हिंदी में हम बात करें तो आप जिस कंप्यूटर को आज देख पा रहे हैं ना, वो कंप्यूटर 5 जनरेशन से होकर गुजरा है और आज हमें फाइनली एक परफेक्ट कंप्यूटर मिल पा रहा है जिसे हम हर काम में यूज कर पा रहे हैं। लेकिन शुरुआत में कंप्यूटर ऐसे नहीं थे। उस समय फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आए जिसे 1940s से लेकर 1950s तक यूज किया गया। अब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी खामियां थी, मैं आपको बताता हूँ कैसे थे, कैसे दिखते थे। देखो ऐसे समझ लो कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में एक टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता था डेटा को प्रोसेस करने के लिए, वैक्यूम ट्यूब उसका नाम था। अब वैक्यूम ट्यूब साइज में काफी बड़ी होती थी और जितना डेटा को प्रोसेस करना होता था उतनी ही वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर में लगानी पड़ती थी, तो इस वजह से कंप्यूटर की साइज काफी बड़ी हो जाती थी। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे ना, वो साइज में काफी बड़े थे। अब इतने बड़े कंप्यूटर को चलाने के लिए हाई वोल्टेज की भी जरूरत पड़ती थी और उनकी स्पीड भी बहुत स्लो थी, पर उस जमाने के लिए तो बहुत अच्छे हुआ करते थे। यूज तो करना ही पड़ा क्योंकि उस समय जो था वो यूज करना पड़ेगा इन्हें। और प्रोग्रामिंग मैनुअली होती थी, मतलब मैनुअली आपको इसके अंदर डेटा फीड करना पड़ता था। और अगर हम इन कंप्यूटर के नाम की बात करें तो इसके अंदर आता है एनिएक और यूनिवेक, ये 2 कंप्यूटर आते हैं फर्स्ट जनरेशन के अंदर। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि साइज क्यों बड़ी होती थी इनकी और ये कैसे दिखते थे। देखो यहाँ पर डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर का डायग्राम है। कुछ ऐसे होते थे एक एक कमरे के बराबर के कंप्यूटर, इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना मुमकिन ही नहीं था। जबकि आज के कंप्यूटर तो आप कहीं भी ले जाते हो, लैपटॉप को आप बैग में रख के ले जाते हो, कंप्यूटर ही ना आज के जनरेशन का, डेस्कटॉप को भी हम इजीली शिफ्ट कर सकते हैं, बट उस जनरेशन में तो पॉसिबल ही नहीं था। क्यों? क्योंकि उसमें एक टेक्नोलॉजी का यूज होता था जिसका नाम है वैक्यूम ट्यूब, कुछ इस तरीके की दिखाई देती थी। सेकेंड जनरेशन में बस वैक्यूम ट्यूब की जगह एक डिवाइस का यूज किया गया जिसका नाम था ट्रांजिस्टर, और उससे कंप्यूटर थोड़ा छोटा हो गया, इतना बड़ा ना रह के थोड़ा छोटा हो गया, ज्यादा छोटा तो नहीं हुआ। इस कंप्यूटर को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप ले जा नहीं सकते थे। सेकंड जनरेशन जो आई वो 1950 से लेके 1960 तक चली। टेक्नोलॉजी मैंने आपको बताया, ट्रांजिस्टर यूज होता था। साइज थोड़ी छोटी हो गई पर इतनी छोटी भी नहीं हो गई कि आप उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाओ। इसमें एक लैंग्वेज का यूज किया जाता था जिसका नाम था असेंबली लैंग्वेज। देखो इन दोनों ही जनरेशन की सबसे बुरी बात क्या थी वो आपको बताता हूँ। इन्हें केवल साइंटिस्ट ही यूज कर सकते थे, वो ही समझ सकते थे। एक आम व्यक्ति इन कंप्यूटर से जो डेटा रिजल्ट के रूप में आ रहा है उसे नहीं समझ सकता था, क्योंकि लैंग्वेज ही कुछ ऐसी यूज होती थी। लेकिन आज के कंप्यूटर जो हम यूज कर रहे हैं वो तो हमारी लैंग्वेज को समझ सकते हैं और हमें जो आउटपुट देते हैं वो भी हमें समझ में आता है। देखो अभी आप अपने मोबाइल पर या लैपटॉप पर या डेस्कटॉप पर जहां भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है ना। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारा जो आज की जनरेशन का कंप्यूटर है ना, वो आउटपुट भी हमें हमारी लैंग्वेज में देता है, जबकि उस समय ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो सेकंड जनरेशन की अगर हम बात करें, कुछ एग्जांपल हैं इन कंप्यूटर्स के। IBM 1401, CDC 1604,
इसके बाद आई थर्ड जनरेशन जो कि 1960 से लेके 1970s तक चली। इसमें एक टेक्नोलॉजी का यूज होता था जो कि काफी पावरफुल टेक्नोलॉजी है, वो है इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी। अब जैसे आईसी का यूज होने लगा ना, कंप्यूटर में एक अजीब सी क्रांति आई उस समय पर, और कंप्यूटर थोड़े छोटे हो गए, मतलब बहुत छोटे नहीं पर बहुत अच्छे कंप्यूटर हो गए थे थर्ड जनरेशन के। जैसा कि देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, कंप्यूटर्स और छोटे हो गए और ज़्यादा रिलायबल बन गए, स्पीड भी बहुत अच्छी हो गई थी। फर्स्ट और सेकंड के मुकाबले अगर हम बात करें, स्पीड काफ़ी अच्छी हो गई थी, और इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंज्यूम करते थे, जगह भी कम रोकते थे, और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कोबाल और फोर्ट्रॉन का यूज किया गया। तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि किस जनरेशन के कंप्यूटर में कोबाल और फोर्ट्रॉन जैसी लैंग्वेजेस का यूज किया गया। तो याद रखना थर्ड जनरेशन। सबके मेन जो डिवाइस है ना, जैसे कि फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, ये याद रखना है आपको। क्वेश्चन यहीं से बनते हैं कि कौन सी लैंग्वेज यूज की गई, उनके एग्जाम्पल क्या है, और कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाती थी। तो ये मैंने इनमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। इसके बाद आई फोर्थ जनरेशन, और यहाँ से कंप्यूटर भाई साहब हमारे लिए अवेलेबल हो गए। थर्ड जनरेशन तक तो केवल साइंटिस्ट वगैरह ही यूज करते थे, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यूज करती थी। आम पब्लिक के लिए जो अवेलेबल हुए ना कंप्यूटर, वो फोर्थ जनरेशन से हुए। 1970 से लेकर प्रेजेंट जो चल रही है ना, वो इसके बाद फिफ्थ भी आई हालांकि, पर अभी प्रेजेंट भी इसको काउंट करते हैं। कई नोट्स में आपको यहाँ पर भी ईयर मिल जाएगा, पर फोर्थ जनरेशन से ही हमने कंप्यूटर स्टार्ट कर दिए थे यूज करना, इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत होना। टेक्नोलॉजी एक यूज होती थी इसके अंदर, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसका यूज होता था। कंप्यूटर में एक छोटी सी चिप लगी होती है जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है, वो इसी जनरेशन से स्टार्ट हो गए थे यूज होना। इसी वजह से कंप्यूटर काफी छोटे हो गए, इजिली आप कहीं भी ले जा सकते थे इस जनरेशन से कंप्यूटर को। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपने लिए कंप्यूटर अवेलेबल हो गए, एजुकेशन में हर जगह इसका यूज होने लगा। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होने लगा। इसका मतलब है कि आपको कलर वगैरह कंप्यूटर में दिखाई देने लग गए, ग्राफिक यूज वगैरह आप इसके अंदर कर पाते थे। एग्जांपल्स की बात करें तो एप्पल, मैकेंटोस, IBM, ये सब फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं। देखो VLSI का मतलब होता है कि एक ही सिलिकॉन चिप पे लाखों से करोड़ों ट्रांजिस्टर को जोड़ देना और एक सिंगल चिप बना देना। इस टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ ये कि कंप्यूटर सिस्टम जो है ना वो बहुत छोटा हो गया। आपको CPU के अंदर मेमोरी, कंट्रोल यूनिट वगैरह सब मिलने लगे, जिसे अभी मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। और फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर कैसे दिखाई देते हैं मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ। अब बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर की। इस जनरेशन से तो कंप्यूटर हर व्यक्ति के लिए अवेलेबल होना स्टार्ट हो गए। आजकल आप जहां भी कंप्यूटर देख रहे हो, जो भी कंप्यूटर देख रहे हो, वो सब फिफ्थ जनरेशन के अंदर ही आते हैं। अब देखिए 6th जनरेशन, 7th जनरेशन ऐसे नहीं आ रही है। फिफ्थ जनरेशन में जो डेवलपमेंट करना था वो हो चुका है। अब तो कंप्यूटर की स्पीड को फास्ट करने में ध्यान दिया जा रहा है, माइक्रो प्रोसेसर को छोटे से छोटा करने पे ध्यान दिया जा रहा है, और कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाने में ध्यान दिया जा रहा है। क्योंकि जो करना था ना कंप्यूटर के अंदर, वो फिफ्थ जनरेशन में आकर हो चुका है। क्या क्या करना था? सबसे पहले कंप्यूटर की साइज को छोटा करना था, जो कि हो चुका है। आप जो भी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हो, आज आप जहां भी कंप्यूटर देख रहे हो, वो सब फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर है। कंप्यूटर छोटा कर दिया, स्पीड बहुत अच्छी कर दी। आप इससे कितना भी डाटा प्रोसेस कराओ ये कर देगा, स्पीड बहुत अच्छी हो गई है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक टेक्नोलॉजी यूज हुई है जिसका नाम है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ULSI, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी टेक्नोलॉजी इसी कंप्यूटर से मिली है हमें। आज आप देख पा रहे हैं AI का यूज करके कितने काम किए जा रहे हैं। ChatGPT अगर आप जानते हैं तो एक प्रॉम्प्ट लिखो, आपको तुरंत आउटपुट मिल जाएगा। वो सब टेक्नोलॉजी हमें इन्हीं कंप्यूटर की देन से मिली है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, गूगल AI सिस्टम, IBM के जितने भी कंप्यूटर हैं, और क्वांटम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हो गई, वो सब इसी में आती है। और इसका यूज किया जा रहा है रोबोटिक्स, बिग डेटा के अंदर, और बहुत सारे ऑटोनोमस व्हीकल्स के अंदर। देखो आजकल तो ऐसी कार आने लग गई है जिसके अंदर ड्राइवर की जरूरत ही नहीं है, AI टेक्नोलॉजी से कार चल रही है। तो कौन? कंप्यूटर सिस्टम ही उसको चला रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीजों में आज जो कंप्यूटर यूज हो रहे हैं वो सभी फिफ्थ जनरेशन के अंदर है। तो देखिए हमारी जनरेशन ने भी कौन कौन से कंप्यूटर देखे हैं जिन्हें ले जाना ही एक जगह से दूसरी जगह पर पॉसिबल नहीं था, साइज बड़ी थी, और पहली बात तो अवेलेबल ही नहीं थे हमारे लिए, केवल साइंटिस्ट ही यूज करते थे। हमें तो फोर्थ जनरेशन से जाके कंप्यूटर मिले। तो यहाँ पर देखो मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ। थर्ड जनरेशन IC का यूज हुआ तो कंप्यूटर की साइज थोड़ी छोटी हो गई, देखो यहाँ पर दिखाई भी दे रहा होगा आपको। तो यहाँ पर देखो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर, आपने इस तरह के कंप्यूटर देखे होंगे फोर्थ जनरेशन वाले भी, जिसमें ऐसा टीवी टाइप का मॉनिटर होता था। और अगर आज की जनरेशन की बात करें तो देखो इस तरह के कंप्यूटर आपने देखे ही होंगे। तो यह है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, डिफिनेशन, हिस्ट्री और जनरेशन अच्छे से समझ लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको यह टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अब अगली वीडियो में हम एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग और जरूरी टॉपिक शुरू करने वाले हैं, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। सोच कर देखिए, अगर इनपुट डिवाइस ना हो तो हम कंप्यूटर को कोई भी डेटा या कमांड कैसे देंगे, और अगर आउटपुट डिवाइस ना हो
तो कंप्यूटर हमें अपना रिजल्ट कैसे दिखाएगा? इन डिवाइसेस को कंप्यूटर का कम्युनिकेशन चैनल भी कहा जाता है। तो अगली क्लास में हम इन्हें डिटेल में समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।